नमस्कार, यात्रा.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 137। आज हमारे साथ हैं श्री नरेंद्र जी जांगिड़, जो जांगिड़ बोर्डिंग में लंबे समय से सेवारत हैं। साक्षात्कार में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत तो करते हैं परिचय से। परिवार में कौन कौन है? पिताजी है, माँ है जी। और पिताजी का क्या नाम है? जगन्नाथ प्रसाद। माता जी का? सोनी देवी। सोन देवी। और ससुराल कौन सी जगह है? सीकर है, रानी सत्ती पे रोसोम होला उसमें। और धर्मपत्नी का क्या नाम है? मीना देवी। और गृहिणी है? जी। और संतान? 2 बच्चे हैं, एक ने अभी 10th पास किया है, एक अभी 8th में हुआ है। जी, 8 में। अच्छा। और शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए कर रखी है। और कहाँ से की है? एसके कॉलेज से। ऐसे कॉलेज से। तो दोस्तों के नाम बताना चाहेंगे? मेरा तो पूरा समाज ही दोस्त है, वैसे मैंने किसी दोस्त बनाया नहीं। जो पढ़ते समय जो जी नहीं। जी, मैं तो यहाँ 10 साल यहीं हॉस्टल में रहा। और अपने प्रिय गुरुजी का नाम? प्रिय गुरु जी का नाम दयाराम जी महरिया। जयराम जी मेरे। कहाँ के थे वो? वो कूदन के। कूदन के। अच्छा। और खाने में कोई विशेष खाना पसंद है आपको? बस दाल रोटी सब्जी रोटी। सादा खाना। सादा खाना। फिल्मों में रुचि है? बहुत कम। कोई याद है फिल्म देखी, अच्छी फिल्म? माँ फिल्म देखी थी एक बार। माँ फिल्म। और हीरो कौन सा पसंद है, नायक? हीरो तो राजकुमार। राजकुमार। और नायिका? नायिका हेमा मालिनी। हिमालय। अच्छा, साहित्य में रुचि है? साहित्य पढ़ता रहता हूँ, हमारे यहाँ हॉस्टल में लाइब्रेरी भी है, हाँ। उसमें 2 अच्छी किताब लगती है वो तो पढ़ता कौन रहता सा साहित्यकार पसंद है? हूँ। प्रेमचंद प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। जी। तो उनकी कौन सी रचना सबसे अच्छी लगी? गोदान। गोदान। अच्छा, ये बताएं कि हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ घूमे आप? घूमने का मौका कम ही मिला है, मेरा थोड़ा घूमने में इंटरेस्ट कम ही है जी। तो ज्यादा। बाहर नहीं गए? वो वैसे पहले एक संगठन में काम करते, छात्र संगठन में, तब कई बाहर घूमने का मौका मिला, वहाँ कोई कार्यक्रम हुआ तब। अच्छा। और सामाजिक रूप से समाज से जुड़ा हूँ 10 साल से, तब जैसे दिल्ली है, इंदौर है, ऐसी कई जगह जाने का मौका मिला। जांगिड़ बोर्डिंग से आप कब जुड़े थे? जांगिड़ बोर्डिंग से मैं 1984 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 9th क्लास में यहाँ आया था, तब से जुड़ा हुआ हूँ। और तब से ही मैं यहाँ जैसे रहने वाले बच्चों से काफ़ी संपर्क में आया, और तब से ही मैं बच्चों को प्रेरित करता था, सुबह जल्दी जगाना और है, और उसमें भी मैं व्यवस्था में ही संभालता था बच्चों को। बच्चों की भाई कोई भी तरह की समय संबंधित हो, रहने की हो और हो, उसमें हमारे व्यवस्थापक राम प्रसाद जी जांगिड़ रोसा हुआ करते थे। लेकिन वो तो क्या है, कॉलेज में वैसे ज़्यादा व्यस्त रहते थे। पूरी व्यवस्था यहाँ की मैं ही देखता था। तो अब आप किस पद पर कार्यरत हैं? व्यवस्थापक? अब व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत। तो कितने साल हो गए आपको? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। तो इसमें कोई मासिक वेतन मिलता है आपको? मिलता है। तो शुरुआत कितने में की थी? शुरुआत 5,000 रुपये में की थी। और अभी कितने मिलते हैं? 15,000 रुपये मिलते हैं। 15,000। जी। तो अभी जांगिड़ बोर्डिंग के कुछ बारे में बताना चाहेंगे, कब स्थापना हुई इसकी और कैसे हुई? जांगिड़ बोर्डिंग की स्थापना आजादी से पहले हो गई थी। उसमें हमारे सीकर के राजा थे, राव राजा कल्याण सिंह जी। अच्छा। तो उनके पास हमारे समाज के कुछ अगुआ आगे बढ़े हुए लोगों ने संपर्क किया राजा जी से, और वो राजा जी के संपर्क में पहले से भी थे कि राजा जी के कई काम थे, जैसे उनको कोई भजन वजन सुनाना, राजा जी की बग्गी को ठीक करना, ऐसे हमारे जागीर समाज के लोग करते थे। तो वो संपर्क में थे। तो हमारे समाज के कुछ शिक्षा से जुड़े हुए आगे बढ़े हुए लोग राजा जी के पास गए। उन लोगों को साथ लेके जो राजा जी के पास रहते थे, वे हमारे समाज के स्कूल के लिए जगह चाहिए हमें। तो राजा जी ने कहा कि रेलवे स्टेशन के पास में जगह पड़ी है, आप जितनी चाहो जगह रोक लो। जांगिड़ बोर्डिंग अभी उन्होंने ही किया था शिलान्यास ना? हाँ। तो अपना जांगिड़ बोर्डिंग अब उन्होंने किया? जी। अच्छा। जांगिड़ बोर्डिंग उन्होंने जमीन भी उन्होंने दी, और जांगिड़ बोर्डिंग की जब इसका नींव रखी गई, तो उस दिन वो राजा जी खुद पधारे यहाँ पे, और सबसे पहला कमरा भी राजा जी ने बनवा के दिया अपनी महारानी की याद में। अच्छा। उसमें महारानी जी भी आई थी, और वो कमरा तैयार करवा के दिया। तो कौन से सन की बात है? ये है सन 1953 की। तो जाट बोर्डिंग बाद में बनाया? जाट बोर्डिंग बाद में बनाया। अच्छा। तो पहला अध्यक्ष कौन था, इसका याद है आपको? इसके पहले अध्यक्ष शुरुआत में ये अपने पीथाराम जी थे। पीथाराम जी। और वर्तमान में कौन है? चिरंजीव लाल जी जांगिड़ खातीपुरा। वो कहाँ के हैं? वो खातीपुरा के। इसकी कोई कार्यकारिणी है? कार्य 25 आदमी की कार्यकारिणी बनी हुई है। 25 आदमी जो इस व्यवस्था को देखती है। क्या क्या पद है उसमें? उसमें अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष हैं, एक मंत्री है, एक उपमंत्री है, एक कोषाध्यक्ष है, एक हिसाब निरीक्षक है, एक व्यवस्थापक है, बाकी कार्यकारिणी के सदस्य। अच्छा। तो जांगिड़ बोर्डिंग में ईयरली कितना खर्च होता है और कितना वार्षिक आय व्यय होता है, पता है? वार्षिक आय 10 लाख का टर्नओवर है। अच्छा।
तो कोई टैक्स वगैरह लगता है संस्था का? टैक्स नहीं लगता, संस्था को ATG मिली हुई है। अच्छा। और उसके हिसाब से कोई जैसे इसमें चंदा देता है या अपना कोई सहयोग करता है ना, तो उसके भी क्या है कि आयकर में छूट मिलती है। तो जो बाहर दुकानें हैं, कितनी दुकानें हैं जहांगीर बोर्डिंग के नीचे? दुकानें लगभग क्या 30 दुकानें हैं नेट। अच्छा। और 30 दुकानों का किराया भी कम से कम आता है, क्योंकि ये दुकानें जब शुरुआत में बोर्डिंग की स्थापना हुई थी ना, तब की दी हुई है। क्योंकि उस समय क्या है दुकानों का चलन कम था, तो उस समय के पदाधिकारी थे, तो रास्ते चलते आदमी को कह दिया कि यार ये दुकान ले लो एक, ताकि संस्था के 2 रुपए आते रहे। तो ये बहुत ही कम पैसे में, कम किराए में दे दी गई, न तो उसमें कोई पकड़ी ली गई, न कोई और लिया गया। तो फिर आप उनको रिन्यू कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं, अब ऐसा है कि वो पुराने समय से चल रहा है, अब कोर्ट में केस ले, वो थोड़ा डिस्प्यूट बढ़ेगा, और तो अब क्या है कि 5% हर साल किराया बढ़ता है। हाँ। अच्छा, ये प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट कितने अपने यहाँ पे लगभग 200 स्टूडेंट रहते हैं हर साल। तो उनके प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया ये है कि यहाँ पे वही लड़का रह सकता है जो स्कूल या कॉलेज में रेगुलर पढ़ता है जी। स्कूल के बच्चों को सबको रखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का हो, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको प्रायोरिटी पहले है जी। फिर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को प्रायोरिटी है, क्योंकि वो अच्छे बच्चे होते हैं, बढ़िया पढ़ाई करके आते हैं, उन्हीं का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है जी। फिर बाद में जगह मिलती है तो हम प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट तो उनको एडमिशन देते हैं। फिर कोई जगह बच जाती है तो फिर कोई तैयारी करने वाले उनको देते हैं, लेकिन पहले प्रायोरिटी स्कूल के बच्चों का जी। तो इसमें लड़कियों का है? नहीं, लड़कियों का नहीं, केवल लड़कों की व्यवस्था है। लड़कियों के लिए हमने अभी 1.5 साल पहले 600 वर्ग गज जमीन ली है समाज की। अच्छा। तो इसी संस्था के नीचे काम करेगी, और उस 600 गज जमीन ले ली हमने, उसके 4 दीवारी बना दी, और वहाँ पे हमने 3 जून 2017 को पाया भी भर दिया। तो उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, बच्चों का हॉस्टल बनाएंगे, और वहाँ पे हमने ट्यूबवेल का निर्माण भी करवा दिया। तो चलन में कब आएगी ये नेक्स्ट सत्र से 2018 का जुलाई का सत्र होगा, तब तक ये तैयार हो जाएगी, तब तक बच्चियां रहने लग जाएंगी जी। अभी इसमें जो बच्चा प्रवेश लेता है उसके लिए शुल्क कितना है? अभी हमें 500 रुपए पर मंथ लेते हैं बच्चे के बिजली पानी के खर्चे के जी। सिर्फ 500 रुपया जी पर मंथ। और खाने के 2000 रुपए महीने के लेते हैं हम एक बच्चे से। तो मेस में कितना स्टाफ आपके? मेस में 6 आदमी काम करते हैं, और सुबह नाश्ता बनाते हैं, वो दोपहर को खाना है, शाम को खाना है। तो इसमें बदल कर देते हैं कि कोई खाना से कि दाल रोटी नियमित रूप से मिलती है? कुछ सब्जी तो हर दिन चेंज होती रहती है, जो बाजार में जैसे चलन में होती है मौसम के अनुसार। दाल तो रोजाना बनती है, दाल चावल तो बनते हैं रोजाना जी। तो जहांगीर बोर्डिंग उत्सव क्या क्या बताना चाहेंगे? उत्सव तो जैसे हमारे मुख्य कार्यक्रम तो विश्वकर्मा जयंती होता है जी, जो हर साल मनाया जाता है, वो लगभग फरवरी जनवरी महीने में आता है। इसके अलावा 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, एक विश्वकर्मा पूजा दिवस आता है 17 सितंबर को, वो मनाते हैं हम। बाकी हम जैसे प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह भी हम 2-3 करते हैं। जैसे एक तो जैसे 10वीं 12वीं के बच्चों का, कॉलेज के बच्चों का करते हैं। फिर जैसे आरएस का रिजल्ट आ गया तो उसमें हमारे समाज के कहीं भी, राजस्थान के कहीं भी जो सेलेक्ट होते हैं उन बच्चों का करते हैं। फिर जैसे आईएएस का रिजल्ट आता है, यदि कोई सिलेक्ट होता है उसका भी करते हैं जी। ये अच्छा। और जैसे कि जहांगीर समाज में कुछ कुरीतियां भी अपने है ना, तो उनके उन्मूलन के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए कोई प्रयास किए? ऐसा इस संस्था की तरफ से अभी कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन हमारा ये सोचना है इस मामले में कि हम जितना शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे उतना ही वो अपने आप स्वतः दूर होती चली जाएंगी। तो हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को खूब पढ़ाना चाहिए। और जैसे ये हमारे सीकर में हॉस्टल है, सीकर में इतना बड़ा हॉस्टल और बनना चाहिए, क्योंकि सीकर में क्या शिक्षा का हब बन गया, तो यहाँ खूब डिमांड आती है। तो हम जैसे समाज के कुछ बच्चों को कहते हैं भाई हम कोचिंग वाले आपको हम यहाँ नहीं रखेंगे, तो उनके थोड़ा फील भी होता है, लेकिन क्या है कि वो कुछ मजबूरियां हैं, तो उस मजबूरियों के हिसाब से बच्चों को एडमिशन दिया जाता है कि हमारे पास सीट भी सीमित है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इसके लिए हमें क्या है कि राजस्थान में हर जिले में हॉस्टल्स होने चाहिए, और सीकर में तो इतना बड़ा एक हॉस्टल बच्चों का और बनना चाहिए। समाज से मेरा ये निवेदन है, और समाज ऐसा कर भी सकता है, और समाज के लोगों को करना भी चाहिए, आगे आना चाहिए। बिल्कुल। तो कार्यकारिणी की मीटिंग कब कब होती है? कार्यकारिणी मीटिंग हर माह को होती है, हर माह के पहले या दूसरे संडे को होती है। अच्छा। जिसमें जो पीछे की तो कोई समीक्षा वगैरह वो होती है, आगे कोई निर्णय लेना होता है वो होता है। ये जो बाहर में देखा आपने शौचालय बने हुए हैं जी, तो इनमें तो बदबू बड़ी आती है। हाँ। तो इसका कोई निराकरण, या जैसे कि बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग करना है, पृथक्करण है, कोई ऐसी कोई योजना है आपकी?
अभी देखो, हमें हमारा अभी योजना वो बालिका हॉस्टल का निर्माण करना है। इसको बनने के बाद में हमें जो ये अपने पीछे की बिल्डिंग है ना, ये जर्जर हो गई है, काफी पुरानी, 70 साल पुरानी हो गई। तो उसमें क्या है, कोई भी आदमी आया उसने अपना कमरा खड़ा कर दिया अपने हिसाब से, कोई छोटा है बड़ा। वो नियमित, तो हमारा एक लंबा प्लान है, समाज में पैसे देने वालों की कमी नहीं है, हमें खूब लोग सहयोग कर रहे हैं, पैसे अपने आप देने वाले लोग यहाँ आके देते हैं पैसे। तो हमारी एक बिल्डिंग खड़ी करने का प्लानिंग है। तो उसमें हम क्या है, वो सेपरेट बढ़िया कमरे बनाएंगे, बढ़िया ये लेट बात बनाएंगे। तो इसमें तो आमूल परिवर्तन होगा पूरा, बिल्कुल पूरा कंस्ट्रक्शन ही अलग होगा, पूरा ही अलग होगा, ये प्लानिंग है। और ये विश्वकर्मा जी की और समाज की कृपा से हो जाएगा। जब से आपने ज्वाइनिंग की तब से लेकर अब तक कितना बढ़ाव देखा संस्था में? संस्था में साहब बहुत परिवर्तन आया। जब मैं यहाँ आया था 2008 में, तो यहाँ पे लगभग 60 लड़के रहते थे। और यहाँ पे जैसे व्यवस्था कार्यकारिणी वगैरह थी, लेकिन क्या है कि परमानेंट आदमी रहने वाला नहीं था। इस वजह से कोई आदमी आ गया तो मिलने कभी मिलता नहीं था। सुबह शाम आते थे यहाँ कार्यकारिणी के लोग, वो क्या उतने टाइम दे पाते थे कि वो लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। जब से मैं आया हूँ तब मैंने मेरे जो लोग लेके आए उसमें, तो मेरे को उन लोगों ने कहा कि आप अपना जो बिजनेस करते हो वो तो छोड़ो और आप परमानेंट वहीं रहो, आपको खर्चा पानी हम देंगे और आपको व्यवस्था संभाल लिया। तो उस समय से लेके 2008 से लेके 24 आवर्स में यहाँ सेवाएं देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से बहुत कुछ, मैंने भी यहाँ से सीखा है, समाज ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं यहाँ रहा हूँ तो समाज को भी बहुत कुछ मिला है। तो भी 15,000 तो बहुत कम है एक व्यवस्था पे के लिए, वो भी अगर 24 आवर्स टाइम में देता है तो मेरे हिसाब से बहुत कम आज के समय में। आर्थिक तो देखो समाज का आंकलन है, समाज वाले और सोचेंगे मेरे प्रति। और जैसे कुछ 15,000 रुपये संस्था दे रही है, इसके अलावा मेरे पास कोई कमी पड़ती है, कोई जरूरत पड़ती है, तो जो बड़े बड़े भामाशा हैं, सूरजमल जी हैं, रामेश्वर लाल जी नागवा हैं, सागरमल जी कोलिड़ा हैं, बनवाल लाल जी खंडेल सर हैं, ये बड़े बड़े भामाशा हैं। मेरे को कोई कमी पड़ती है तो उनसे निवेदन कर देता हूँ। दिल्ली महासभा वाले जैसे लोग हैं वो भी मेरे को खूब हेल्प करते हैं, भाई आपके बच्चों की कोई समस्या हो पढ़ाई की, तो मेरे को हर समय पढ़ाई के लिए सहयोग करने के लिए मेरे बच्चों के लिए तैयार है। तो आप अपने साथ संतुष्ट हैं इस व्यवस्था से? हाँ, नहीं, जो संस्था तनख्वाह दे रही है वो तो मेरे को मिल रहा ही है। जी। इसके अलावा भी मेरे को समाज वाले है ना, वो बहुत कुछ सहयोग कर रहे हैं। जैसे कभी मेरे पैसे जरूरत पड़ी ना, कोई मतलब पढ़ाई बच्चों की स्कूल की फीस की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई, तो मैं किसी भी समाज बंधु को निवेदन करता हूँ, मुझे मना नहीं करता, क्योंकि वो मेरी सेवाओं को और मेरा काम देखता मूल्यांकन। और अभी जैसे मेरे बच्चे ने 10th का एग्जाम दिया था CBSE बोर्ड से, तो उसके 10 CGPA आए हैं, पूरे नंबर आए। तो सूरजमल जी सेवदरा वाले ने कहा कि यार तेरे बच्चा खूब होशियार है, तेरे को बच्चे को मैं ही पढ़ाऊंगा, पूरा सहयोग मैं ही करूंगा। अच्छा। साहब आपकी कृपा, तो समाज में सहयोग करने वालों की, कृपा करने वालों कोई कमी नहीं है। तो ये जो नई बिल्डिंग बनेगी इसमें देखो अब मैन बस स्टैंड पे है जी, तो यहाँ पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या है। तो आजकल क्या गाड़ियां सबके पास हो गई हैं जी सर, आने जाने वाला है, मिलने वाला गाड़ी तो लेकर आएगा जी, तो बाहर खड़ी करने की जगह नहीं है। नहीं सर, वो तो अपने इसका भी ध्यान रखेंगे। नहीं बिल्कुल, यहाँ तो अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, अपने पास खूब बड़ा कैंपस है। हाँ, तो उसके लिए बिल्डिंग बनाएंगे तो अपन क्या है कि वो ये तो है नहीं कि नीचे बनाएंगे अपन, तो क्या है कि वो एक साइड की पूर्व साइड की पूरी रो ले लेंगे और उसमें वो 3, 4, 5 मंजिल बन जाएगी, बाकी अंडरग्राउंड वो पार्किंग बन जाएगी। तो सुरक्षा क्या इंतजाम फिलहाल, जैसे कि फायर आग लग जाए तो जैसे कि जो मिलने आने जाना है, जो असामाजिक तत्व उनको रोकना है, तो ऐसे सुरक्षा को क्या इंतजाम है? सुरक्षा तो ये है, अपने एक गेट तो 3 साइड है, लेकिन हम वो गेट तो लगभग लॉक रखते हैं जी। एक साइड गेट है, उस पे गेट पे चौकीदार या 24 आवर्स रहते हैं जी। और ऐसे कोई अपराधी तत्व है या और कोई असामाजिक तत्व को हम घुसने नहीं देते जी। और रही बात फायर की, तो हमने क्या है, बिजली की अच्छी फिटिंग करवा रखी है, MCB वगैरह लगा रखे हैं, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो अपने यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो अग्निशमक होते हैं, वो है संस्था में? संस्था में अभी है नहीं, शायद वो बड़ी बिल्डिंग बने तब आ जाए। बड़ी बिल्डिंग बनेगा तो उसमें लगवाएंगे, क्योंकि हमारी तो अभी 2 मंजिल बिल्डिंग है और उसमें ऐसी अभी कोई जरूरत है नहीं, और आगे प्लानिंग बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो उसमें हम लगवाएंगे। तो क्या सुधार आप करना चाहेंगे संस्था में? क्या क्या समस्याएं 2-4 आपको होना पड़ता है, ऐसी कोई समस्या महसूस की आपने जो भविष्य में जिनका निराकरण हो? ये समस्याएं तो देखो, समाज में इस संस्था में बहुत सी सुधार की आवश्यकता है। जैसे पहले बहुत सी समस्याएं थी, अब हमने उनका सुधार किया तो धीरे धीरे सुधार होगा ही। तो अभी जैसे एक और, जैसे ये लाइब्रेरी रूम है, छोटा पड़ रहा है, इसको बड़ा लाइब्रेरी रूम बनाने की जरूरत है, क्योंकि आजकल के बच्चे लाइब्रेरी पढ़ना पसंद करते हैं जी। तो जैसे अभी ये छोटा है, तो जैसे अब यहाँ पे इसको और ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है, तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या 30-40 बच्चे आराम से बैठ कर रात को बढ़ जाएगी। और जैसे मेन चीज तो पुस्तकालय की है जी। इसके अलावा जैसे बिल्डिंग की है कि बच्चे खूब डिमांड आती है, तो और रूम्स बनने चाहिए, तो और रूम्स तो अब जैसे उसकी प्लानिंग है, वो 3-4 मंजिल बनेगी, वो तो प्लानिंग से ही बनेगी, ऐसा नहीं है कि कितनी होगी ना बिल्डिंग पूरी। हाँ, तो अंतिम सवाल,
जी। जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए कुछ छोटा संदेश, क्योंकि पैसे लगते हैं घर वालों के। बच्चों से तो मेरा यही निवेदन है, मैं करता भी रहता हूँ कि माँ बाप ने उनको जिस अरमान लेके उनको यहाँ भेजा है तो उन अरमानों को पूरा करने के लिए उनको लगन से मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चे हैं वो क्या है कि 50% बच्चे हैं कि यहाँ के लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन हम उस पर पूरा कंट्रोल रखते हैं बच्चों पे, वो इधर उधर घूमने नहीं देते। एक जो सबसे बड़ी बीमारी आज मोबाइल की है, तो मेरा उनके माता पिता से, उनके गार्जियन से यही निवेदन है कि बच्चों को कम से कम मोबाइल न दें, ताकि वो पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा है। छोटा मोबाइल दे दें। छोटा मोबाइल दे दें, इसमें सिर्फ फोन आना जाना है। ठीक है नरेंद्र जी, आपने बड़ी सहजता से सवालों का जवाब दिया, और उम्मीद करता हूँ जिस मनोयोग से आप संस्था की ये देख रेख कर रहे हैं जी सर, तो उसको आगे और ले जाएं और बढ़ाएं, और अपनी संस्था यूं फले फूले, और समाज में जो कुरीतियां हैं वो उनका भी उन्मूलन हो, और जो बच्चे हैं वो भी जो है अपने मनोयोग से अध्ययन करें। साथ साथ करके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।